हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपने प्लांट फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया है जो कि है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर हमारा फोटोसिंथेसिस के बाद हमारा मिनरल न्यूट्रिशन बच जाता है, हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बच जाते हैं एंड हमारा रेस्पिरेशन बच जाता है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटेलाइज बाय रुबिस्को। तो जो हमारी फोटो रेस्पिरेशन है वो हमारा कौन करता है? हमारा रुबिस्को करवाता है। ठीक है, रुबिस्को प्लस ऑक्सीजन हमारा बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड हमारा एक्स बनाता है। तो हमें बताना है कि एक्स क्या है। तो जब हमारा रुबिस्को हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इन्होंने बताया यहाँ पे ये 3 ग्लिसरेट बनाते हैं। तो इसके साथ ये एक चीज़ क्या बनाते हैं? तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ ये बनाता है ये बनाता है हमारा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 3 कार्बन का हमारा फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है एंड 2 कार्बन कंपाउंड हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है जब हमारी कौन सी साइकिल होती है? C2 साइकिल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है विच पिगमेंट हैज़ द एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ 17 UM इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर एट फोटोसिस्टम 1। तो जो हमारा फोटोसिस्टम 1 है ये तो सबको पता है, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? हमारी 700 होती है। तो हमारा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो हमारा पिगमेंट क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है हमारे फोटोसिस्टम 1 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो हमारा फोटोसिस्टम 2 है वहाँ पे हमारा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू अ ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो हमें बताने हैं कि हमारा कौन कौन से जो एक्सपेरिमेंट है उनको 1 बाय 1 लाया गया एंड हमारी डिस्कवरी की गई। तो सबसे पहले हमें रोल ऑफ एयर बताया था किसने? हमारे जोसेफ प्रिस्ले ने। हमारा जो जोसेफ प्रिस्ले थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बेल जार लिया था, उसमें कैंडल, एक पॉट और एक माउस को रखा था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि लाइट भी है। ठीक है, जो प्लांट्स है वो अपना फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, जो माउस है वो हमारा जीवित भी है। तो उन्होंने ये बताया था कि जो जोसेफ प्रिस्ले थे उन्होंने रोल ऑफ एयर बताया था अपने एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हुई। ऑक्सीजन रिलीज हमारा किसने बताया था? हमारा जॉन ईगनहाउस ने। ठीक है, इन्होंने हमारा बताया था कि जो हमारा लाइट है, ड्यूरिंग लाइट जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स है वो क्या करते हैं? हमारे ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे थर्ड साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुइस वॉन सैक। इन्होंने हमारा बताया था ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, इन्होंने बताया था जो प्लांट्स रहते हैं वो किसका प्रोडक्शन करते हैं? वो हमारे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। तीसरे साइंटिस्ट ये थे एंड सबसे लास्ट में हमारे आए थे एंगलमैन, TW एंगलमैन। ठीक है, इन्होंने अपना दिया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जिसे हम बोलते हैं। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे जोसेफ प्रिस्ले जिन्होंने रोल ऑफ एयर बताया। फिर हमारे आए थे जॉन ईगनहाउस जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज के बारे में बताया। फिर हमारे आए थे जूलिस वॉन सैक जिन्होंने बताया कि जो हमारे प्लांट्स रहते हैं वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। फिर आए हमारे TW एंगलमैन जिन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो हमको पता है केल्विन साइकिल जो होती है जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन और जिसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है? हमारे 18 ATP एंड हमारे 12 NADPH की 12 NADPH की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है
हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। हमें बताना है अगर हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो कितने टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलेगी। अब एक टर्न ऑफ केल्विन साइकिल में जब एक केल्विन साइकिल चलती है तो केवल एक CO2 रिलीज होता है हमारे 6 कार्बन का। ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन का, और एक केल्विन साइकिल में केवल एक CO2 हमारा रिलीज होता है। तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी साइकिल चलनी चाहिए, 6 साइकिल चलनी चाहिए, क्योंकि 6 हमारे कार्बन प्रेजेंट है तो 6 साइकिल चलेगी। ठीक है, ऐसे हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज करने हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए कितनी साइकिल चलेगी हमारी, 18 साइकिल चलेगी। ठीक है, 18 साइकिल में हमारा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो रहेंगे वो बनेंगे। ठीक है, एक और बार दोबारा समझाती हूँ। एक केल्विन साइकिल में जब एक केल्विन साइकिल चलती है तो केवल एक CO2 हमारा रिलीज होता है। ठीक है, ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं, 6 कार्बन रहते हैं। अगर एक केल्विन साइकिल में एक CO2 रिलीज हो रही है तो 6 कार्बन, इट मीन्स 6 CO2 कितनी साइकिल में रिलीज होंगे, 6 साइकिल में रिलीज होंगे। ठीक है, ये हमने बता दिया एक ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल चलती है। अब हमें बताना है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए कितनी साइकिल चलती है, तो हमारे एक के लिए 6 साइकिल चल रही है और हमें बताना है 3 के लिए, तो हमारा हो जाएगा 18 साइकिल चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट। तो हमें फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बताना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। सबसे पहले जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो हमारी C2 साइकिल कहलाता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। C2 साइकिल जिसमें हमारे ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ठीक है, जो रुबिस्को रहता है वो हमारे ऑक्सीजन को कैप्चर करता है। अब ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डू नॉट अकर इन C3 प्लांट्स। तो जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन होता है ये हमारे C3 प्लांट्स में ही अकर होता है, लेकिन ऑप्शन में बताया है डू नॉट अकर, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है CO2 इज़ कंज्यूम्ड एंड O2 इज़ जनरेटेड, तो ये ऑप्शन गलत है। हमारा O2 कंज्यूम्ड होता है और हमारा CO2 जनरेटेड होता है हमारा C2 साइकिल में। नेक्स्ट है फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म, तो ये करेक्ट है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा जो हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और हमारा फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी C2 साइकिल होती है उसमें ना ATP का सिंथेसिस होता है, ना हमारे ग्लूकोज बनता है, ना ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ना ही ये हमारे C4 प्लांट्स में चलता है, ये केवल हमारे C3 प्लांट्स में चलता है। ठीक है, जो C2 साइकिल है वो बस हमारी C3 प्लांट्स में चलती है। तो हमारा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 2 इट मीन्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। हमने जस्ट अभी क्वेश्चन में पढ़ा कि जो हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके लिए कितने ATP लगते हैं, हमारे 18 ATP और हमारे 12 NADPH की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला हमें दे रखा है द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम 1, नहीं ये रॉन्ग है। जो हमारा वाटर स्प्लिटिंग होता है वो कहाँ होता है, हमारे फोटोसिस्टम 2 में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है C4 प्लांट यूज C3 पाथवे ऑफ C2 फिक्सेशन इन द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो जो हमारे C4 प्लांट्स रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हम उनकी एनाटॉमी को क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं और उन्हें हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। तो जो C4 प्लांट्स रहते हैं वो हमारे प्राइमरीली C3 पाथवे को ही यूज़ करते हैं CO2 फिक्सेशन के लिए, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें दिया गया है इन C4 प्लांट्स जो हमारे फोटो रेस्पिरेशन होता है वो हमारा नहीं होता है। तो जो हमारा C4 प्लांट्स है उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये हमारा करेक्ट बताया गया है। C3 प्लांट्स एक्सिबिट हमारे क्रेन्स एनाटॉमी, नहीं जो हमारे C4 प्लांट्स रहते हैं उनमें हमारी क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर थ्रू
कीमो ऑस्मोसिस, तो जो एटीपी सिंथेसिस होती है हमारे क्लोरोप्लास्ट में वो हमारे कीमो ऑस्मोसिस से नहीं होती है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी एंड सी। बी एंड सी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल। तो अगर केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन चलाना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? तो उसके लिए हमारे चाहिए रुबिस्को, जिसे हम बोलते हैं RUBP, कार्बो ऑक्सीलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये सबसे अबंडेंट हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमारा केल्विन साइकिल चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। हमें बताना है रुबिस्को के लिए क्या ट्रू बोला गया है। ठीक है, इट इज़ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नहीं, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है वो रुबिस्को नहीं कराता है, वो हमारी फोटो सिस्टम 2 में होती है। नेक्स्ट है इट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ रुबिस्को। तो ये करेक्ट है, जो हमारा रुबिस्को है वो हमारा कार्बोक्सिलेशन एंड हमारा ऑक्सीडेशन करवाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ एन एक्टिव ओनली इन द डार्क। नहीं, जो रुबिस्को रहता है वो हमारे लाइट में भी एंड डार्क रिएक्शन दोनों करवाता है। इट हैज़ हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन CO2। नहीं, इसके पास CO2 के लिए ज़्यादा हमारी अफिनिटी देखी जाती है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। होता क्या है, जो रुबिस्को रहता है वो हमारी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कराता है, हमारे CO2 को ऐड कराता है किसमें? राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट में। ठीक है, जैसे जो हमारा RUBP रहता है जब वो हमारे CO2 को ऐड करता है तो वो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है और हमारा क्या चीज़ बनाता है? हमारी पहली स्टेप करके हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। ठीक है, हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है जो हमारी फर्दर प्रोसेस्ड होती है एंड हमारा क्या बनाती है? हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है एंड अदर कार्ब्स का फॉर्मेशन करती है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड एनर्जी स्टोरेज। तो हमारी केल्विन साइकिल दी गई है जिसे हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। जो हमारा RUBP है उसने हमारा CO2 को एटमॉस्फेयर से कैप्चर किया एंड वाटर को भी कैप्चर किया। कार्बोक्सिलेशन हमारी पहली स्टेप होता है, उसने कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस किया और हमारे 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाए। 3-फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनाता है? 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, जब हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है उसके बाद हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें ATP और NADPH का यूज़ किया जाता है एंड हमारा ट्राइओस फॉस्फेट बनता है। फिर जो ट्राइओस फॉस्फेट रहता है इससे जो हमारा सुक्रोज स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। फिर जो हमारा ट्राइओस फॉस्फेट रहता है वहाँ से हमारा एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, एग्जिट मार लेता है एंड हमारा रीजनरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ATP का यूज़ होता है। रीजनरेशन की प्रोसेस से हमारा दोबारा से रुबिस्को बन जाता है। अब आपने देखा कि यहाँ जो हमारा रुबिस्को था वो 5 कार्बन का था, एक CO2 ऐड हुआ तो यहाँ हमारा जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो हमारा 6 कार्बन का बन गया। ठीक है, यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब है 3 कार्बन का कंपाउंड है हमारा फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो मैंने बताया था इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 6 कार्बन के। फिर उसके बाद हमारा रिडक्शन होता है, ट्राइओस फॉस्फेट बनता है। जो ट्राइओस फॉस्फेट होता है ये हमारा 5 कार्बन का होता है जिसमें से हमारा जो एक CO2 रहता है वो दोबारा से एग्जिट मार लेता है एंड हमारा ट्राइओस फॉस्फेट का रीजनरेशन होकर दोबारा से वो रुबिस्को बनाता है। ठीक है, जो रुबिस्को बनता है एंड हमारा दोबारा से वो 5 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें मैच द फॉलोइंग करना है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। हमको बताना है कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को एब्जॉर्व करता है। सबसे पहले हमारा क्लोरोफिल A। तो जो हमारा क्लोरोफिल A रहता है ये हमारी ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल A का हो जाएगा हमारा ब्लू ग्रीन। फिर आते हैं हमारे क्लोरोफिल B। जो क्लोरोफिल रहते हैं वो हमारी ग्रीन येलो को एब्जॉर्व करते हैं, तो क्लोरोफिल B का हो जाएगा येलो ग्रीन। फिर आते हैं हमारे ज़ैंथोफिल। जो हमारे ज़ैंथोफिल होते हैं वो हमारे येलो लाइट्स को एब्जॉर्व करते हैं एंड जो हमारे कैरोटीनॉइड्स हैं वो करते हैं येलो टू येलो ऑरेंज को। तो उसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लोरोफिल A जो होता है, क्लोरोफिल A इज़ द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में होता है एंड ये हमारी ब्राइट और ब्लू ग्रीन जो लाइट्स होती है उनको एब्जॉर्व करता है।
क्लोरोफिल बी क्या करता है? क्लोरोफिल बी इज़ एन एसेसरी पिगमेंट टू क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी हमारे क्लोरोफिल ए के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड टिपिकली एब्जॉर्ब लाइट इन ब्लू एंड रेड पार्ट इन द स्पेक्ट्रम। तो ये हमारी जो ब्लू टू रेड पार्ट की जो लाइट्स होती है उनको एब्जॉर्व करता है और हमारा कैसा शो होता है? येलो ग्रीन शो होता है। ज़ेंथोफिल क्या है? ये हमारे एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो हमारे येलो कलर अपीयर मतलब येलो कलर के दिखाई देते हैं। कैरोटेनॉइड्स क्या हैं? ये हमारे पिगमेंट्स हैं जो हमारे ये रेड टू येलो ऑरेंज तक की लाइट्स को एब्जॉर्व करते हैं। एंड कैसे अपीयर होते हैं? येलो टू येलो ऑरेंज इन क्रोमेटोग्राम्स। जो जैसी लाइट को एब्जॉर्व करेंगे वो वैसे ही हमको शो होते हैं हमारे क्रोमेटोग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों को पता है, हमने अभी अभी पढ़ा C3 साइकिल हमारी डार्क रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें यहाँ बोला गया है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है डार्क रिएक्शन के लिए। डार्क है, अंधेरे में हो रही है, तो लाइट की तो हमें ज़रूरत होगी ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन हट जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ दे रखा था, हम इसको हटा देंगे। अब आता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की ज़रूरत है। जो हमारी डार्क रिएक्शन है वो हमारी क्लोरोफिल की ज़रूरत में नहीं होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? जब हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो ऊपर के दो ऑप्शन तो कट हो गए। फिर आता है हमारा CO2। यस, CO2 की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जो RUBP था वो हमारे CO2 को एब्जॉर्व कर रहा था। ATP की ज़रूरत थी, क्योंकि ATP का भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा था। NADPH की भी हमारी ज़रूरत थी। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा CDE। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो डार्क रिएक्शन होती है और फोटोसिंथेसिस, इसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसको डायरेक्टली हमारी सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। जो रिएक्शन होती है वो हमारे स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ हमारे थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है, ग्रेना प्रेजेंट है। तो स्ट्रोमा इन पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन होता है। तो हमारी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज करती है, जैसे हमारे CO2 हो गया, ठीक है। लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। फिर आता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो रहता है वो असेंशियल रहता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है, जो कि क्या करती हैं? लाइट को एब्जॉर्व करती हैं और कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी में। जो हमारी डार्क रिएक्शन है उनमें हमारा क्लोरोफिल का कोई काम नहीं होता है। CO2 एसेंशियल होता है, मैंने बताया था। जो हमारा RUBP रहता है वो CO2 को एब्जॉर्व करता है। ATP की भी हमको ज़रूरत होती है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा एक वाइटल एनर्जी कैरियर होता है, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन करवाता है, मतलब लाइट रिएक्शन के दौरान जनरेट होता है ATP, ठीक है। फिर ये जो ATP रहता है वो एनर्जी हमारा प्रोवाइड कराता है हमारे डार्क रिएक्शन में। फिर आता है हमारा NADPH, जो कि NADPH जो होता है वो अनदर प्रोडक्ट होता है हमारे लाइट रिएक्शन का, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज इन द केल्विन साइकिल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। तो मैंने बताया था एक ग्लूकोज के लिए कितनी ATP चाहिए? 12 ATP चाहिए, सॉरी 18 ATP चाहिए, ठीक है। एंड कितने NADPH चाहिए थे? 12 NADPH चाहिए थे। अब आपको पता है एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। इट मीन्स 6 कार्बन को 18 ATP चाहिए एंड हमारे 12 NADPH चाहिए। अब आप यहाँ से लगा लो कि एक कार्बन को हमारे कितनी ATP की ज़रूरत होगी? तो 18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 6 3 जा कितना हो जाता है? 18। इट मीन्स एक कार्बन को 3 ATP की ज़रूरत चाहिए, और कितने हमारे NADPH की ज़रूरत चाहिए? तो 12 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 2। तो हमारे 3 ATP और 2 NADPH की ज़रूरत पड़ती है केल्विन साइकिल में एक कार्बन के लिए। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा D।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट हमको दे रखा है जो ग्रेना लेमिला होता है उसके पास दोनों फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारे ग्रेना होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेना होते हैं उनमें बताया गया है हमारे फोटोसिस्टम 1 भी हो रहा है एंड 2 भी हो रहा है, तो ये करेक्ट है क्योंकि जो ग्रेना होते हैं वहाँ हमारी लाइट रिएक्शन होती है और लाइट रिएक्शन में ही हमारे फोटोसिस्टम 1 एंड 2 आते हैं, तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2। तो जो हमारा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें हमारा फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमारे फोटोसिस्टम 1 से निकलते हैं एंड हमारे जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं उसके बाद वो दोबारा से हमारे फोटोसिस्टम 1 में ही एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो हमारा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है उसमें बस हमारा फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा बी इनकरेक्ट हो जाता है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था। बोथ ATP and NADPH plus H plus are synthesized during non-cyclic फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जिसमें जो हमारे फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों प्रेजेंट होंगे वो कहलाते हैं हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें हमारे ATP एंड हमारे NADPH H पॉजिटिव दोनों सिंथेसाइज होते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड जो हमारा स्ट्रोमा लेमिला होता है उसमें हमारा फोटोसिस्टम लैक करता है एंड हमारा NADP रिडक्टेज जो रहता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब हम स्टेट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो हमारा ग्रेना लेमिला है, ठीक है, जो हमारे थायलाकॉइड के स्टैक्स होते हैं उनमें दोनों हमारा फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है एंड 2 भी प्रेजेंट होता है, तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसमें हमारा केवल फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जब वो फोटोसिस्टम 1 से जब हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो साइकिल बैक हो जाते हैं हमारे किस में, दोबारा से फोटोसिस्टम 1 में। फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है साइक्लिक में। स्टेटमेंट 3 में हमें बताया गया था जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें ATP एंड जो हमारे NADPH पॉजिटिव रहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस में जो फोटोसिस्टम 1 है और जो फोटोसिस्टम 2 है दोनों इन्वॉल्व रहती है नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और जो फोटोसिस्टम 2 है वो हमारे इलेक्ट्रॉन का जनरेट करती हैं एंड जो हमारे फोटोसिस्टम 1 रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं रिडक्शन में। किसके रिडक्शन में, हमारे NADP पॉजिटिव के NADPH बनाने में, ठीक है। स्टेटमेंट 4 में हमें बोला गया था जो स्ट्रोमा लेमिला होती है जो कि कनेक्टिंग मेम्ब्रेन होती है हमारे थाइलाकॉइड सैक की, जो हमारी कनेक्टिंग मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है। उसमें हमारी फोटोसिस्टम 2 लैक करती हैं एंड NAD पॉजिटिव रिडक्टेज भी, उनके पास केवल ATP सिंथेसिस प्रेजेंट होता है और जो क्या कराता है हमारा ATP सिंथेसिस। क्वेश्चन हमें दिया गया है फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। तो मैंने अभी अभी बताया था जो हमारा पेप कार्बोक्सिलेज रहता है वो CO2 एक्सेप्ट कहाँ करता है, वो हमारे CO2 एक्सेप्ट करता है हमारे C4 प्लांट्स में, जिन्हें हम क्रेन्स एनाटॉमी से भी जानते हैं। In the mesophyll cell cytoplasm, C4 plants like sugarcane, maize and sorghum pep in 3 carbon compound which serve as the primary CO2 acceptor. In chloroplast, the highest number of protons are found in. तो क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा है जब हमारा फोटोसिस्टम 1 और जब हमारा नॉन साइक्लिक फोटोसिस्टम चलता है, ठीक है, तो वो हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे चलता है। तो जब ये चल रहा होता है तो जो हमारे H प्रोटॉन्स जो रहते हैं वो हमारे इनर मेम्बर से, जो हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है हमारी दो मेम्ब्रेनों के बीच में, वहाँ से जो हमारे प्रोटॉन रिलीज होते हैं तो वो हमारे कहाँ आ जाते हैं, हमारे थाइलाकॉइड के ल्यूमन में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। ये हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, यहाँ हमारी फोटो सिस्टम चल रही है, ठीक है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन चल रही है, उसमें आपने देखा होगा हमारे H पॉजिटिव रिलीज होते हैं, तो वो H पॉजिटिव क्या करता है, ये जो हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस रहता है वहाँ से हमारे कहाँ एंटर कर जाते हैं, हमारे ल्यूमेन में एंटर कर जाते हैं और यहाँ प्रोटोन ग्रेडियंट बना देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। होता क्या है, प्रोटोन कंसंट्रेशन इज द हायर इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड ड्यू टू द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोसिस्टम 2 में आपको पता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें हमारा H पॉजिटिव रिलीज होता है और हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो H पॉजिटिव हमारा ल्यूमेन में आ जाते हैं।
pumping and NADP reductase activity in stroma. During the light dependent reaction, protons are pumped across the thylakoid membrane into the lumen, making it acidic down to pH 4. ठीक है, तो हमारा pH जिससे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एसिडिक मीडियम बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर. तो जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट वैक्यूल्स में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ज़ेंथोफिल होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, या हमारे एंथोसाइनिन होते हैं. तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हमारे एंथोसाइनिन होते हैं. जो लीव्स होती है वो वाटर सॉल्युबल वैक्यूलर पिगमेंट्स बनाती है जो कि स्टोर्ड हो जाते हैं हमारे सेल वैक्यूल्स में. सेल वैक्यूल्स के होते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक वाटर सैक होते हैं. ठीक है, बड़े बड़े सैक होते हैं जो हमारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं. दो मेजर क्लासेस होती है हमारे लीफ वैक्यूलर पिगमेंट की, एंथोसाइनिन एंड बेटालेनिन्स. तो ये आपको याद रखना है, हमारे एंथोसाइनिन है एंड हमारा बेटा एलेनिन्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ प्लांट in your garden averts photorespiratory losses, has improved water use efficiency, show high rate of photosynthesis at high temperature, has improved efficiency of nitrogen utilization, in which of the following physiology group would be assigned to your plant. तो कौन से प्लांट्स हैं आपके गार्डन में जिन्होंने अवॉइड कर दिया है फोटो रेस्पिरेटरी लॉस. ठीक है, वाटर एफिशिएंसी को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, हाई रेट ऑफ वो फोटोसिंथेसिस दिखा रहे हैं और हाई टेम्परेचर में वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं. तो ऐसे प्लांट्स हमारे कहलाते हैं हमारे C4 प्लांट्स, क्योंकि जो C4 प्लांट्स रहते हैं वो अडेप्ट रहते हैं हमारे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स के लिए. ठीक है, और यहाँ पहले से ही बोला है कि हाई टेम्परेचर है, तो हमारे C4 जो प्लांट होते हैं वो अडेप्ट रहते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए, जिनमें जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होती है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा क्रेन्ज एनाटॉमी की वजह से. एंड उनके पास ग्रेटर प्रोडक्टिविटी रहती है हमारे बायोमास की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोफोर्स किस चीज़ में काम लेते हैं. तो ये हमारे काम लेते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस में. जो क्रोमेटोफोर्स रहते हैं वो वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस में. इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे में पाए जाते हैं. का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस जो हमारी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है. लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब है हमारी डार्क रिएक्शन. ठीक है, तो हमारे जो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 हैं ये तो हमारे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के पार्ट हैं. ठीक है, लाइट रिएक्शन के पार्ट हैं, तो ये तो नहीं होंगे. बचा हमारा स्ट्रोमल मैट्रिक्स एंड हमारा थाइलाकॉइड ल्यूमेन. तो हमने अभी अभी देखा जो हमारा थाइलाकॉइड ल्यूमेन था वहाँ हमारा फोटो सिस्टम 2 एंड 1 प्रेजेंट थे. अब हमको पता है ये दोनों के दोनों तो लाइट रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, तो हमारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे इट मीन्स हमारी लाइट रिएक्शन हो रही है. तो बचा हमारा डार्क रिएक्शन, वो कहाँ होता है हमारा स्ट्रोमल मैट्रिक्स में. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन रहती है उनको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, वो कहाँ पार्ट लेती है हमारे स्ट्रोमल मैट्रिक्स में लेती है, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के, जहाँ जो एंजाइम्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं जो भी हमारी डार्क रिएक्शन में काम आते हैं. ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी लाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, और जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं हमारे ATP और NADPH. जो डार्क रिएक्शन रहती है उसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं. तो आज की वीडियो इतनी. फोटोसिंथेसिस के हम पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस कर चुके हैं. जो बचे खुचे क्वेश्चन बच जाते हैं वो हम जब हमारा पार्ट A का जो पूरा मॉक टेस्ट चलेगा, जो हमारा 30 मार्क्स का पूरा मॉक टेस्ट चलेगा पार्ट A का, हम उसमें कवर अप कर लेंगे जो भी हमारे बचे खुचे क्वेश्चन हैं. तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड बायो बूस्टर क्लासेस को फॉलो ज़रूर करना.